वूकोंग जो किसी से भी नहीं डरता था, बहुत ज़्यादा निडर हुआ करता था, अपने ग्रुप का लीडर था, एक राजा बन चुका था। उसके सामने जब मौत आई, तो उसकी आँखों में डर नज़र आया। तो मैं बात कर रहा हूँ वूकोंग पार्ट 1 की, जो कि अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जाके अभी देख लो, चैनल पे अवेलेबल है वूकोंग पार्ट 1। उसमें मैंने उसकी ओरिजिन्स, उसकी शक्तियाँ एंड थोड़ी बहुत ब्रीफिंग दी है कि वो अपने ग्रुप का राजा कैसे बना और उसको मौत का डर कैसे चढ़ा। ऑल्सो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो, मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर दो, कॉज वूकोंग के और भी पार्ट्स आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड अगर वीडियो कहीं पे भी पसंद है, मेक श्योर तुम लोग लाइक बटन दबा दो। तो चलो वूकोंग पार्ट 2 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने मौत के डर को मिटाने के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि इमोर्टल होने के लिए, वूकोंग एक सफ़र पे निकलता है। वूकोंग कई सारे ओशंस, लैंड मासेस, इवन कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, जब तक उसको एक अमरता का राज नहीं मिल जाता कि कैसे वो मौत को मात दे सकता है। इसी सफ़र के दौरान वो आ पहुंचता है एक जगह जिसको द 3 स्टार केव भी कहते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टार केव मतलब ये नहीं है कि उस केव की रेटिंग 3 स्टार थी गूगल मैप्स पे, उस केव का नाम ही 3 स्टार केव था इंग्लिश में। इस चीज को चाइनीज भाषा में सांजिंग डोंग कहते हैं। यहाँ पे यानी कि 3 स्टार केव में वूकोंग मिलता है एक सेज से। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं कि जो सेजेस होते हैं वो ज्ञानी भी होते हैं और मास्टर्स भी होते हैं, तो ये लोगों को सिखाते भी अपनी विद्या। सो हाँ, अब वापस आते हैं पॉइंट पे। वूकोंग यहाँ पे आके मिलता है एक सेज से जिनका नाम था सुबूती, यानी कि पूटी जोशी। जो सुबूती थे वो बुद्धिस्ट और टाओइस्ट मैजिक के मास्टर थे और ये अपनी कला में बहुत ज्यादा निपुण हुआ करते थे। सुबूती अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स, यानी जो भी उनके इंसानी स्टूडेंट होते थे, उनको यूजुअली स्पिरिचुअलिटी सिखाते थे, मेडिटेट करना, खुद के मन को काबू में करना, वगैरह वगैरह। बट जब उन्होंने वूकोंग को देखा तो उन्हें फील हुई एक अलग सी ऊर्जा, क्योंकि वूकोंग जैसे कि पहले पार्ट में बताया था, पांगू की ओरिजिनल प्योर एनर्जी से क्रिएट हुआ है। पांगू वो था जिसने इस पूरे यूनिवर्स को चाइनीज माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्रिएट करा है। तो अगर मैं तुम लोगों को इन शॉर्ट बताऊं, तो सुबूति को वुकोंग में एक खास एनर्जी, एक खास एबिलिटी दिखाई दी थी। शुरुआत में वुकोंग को ये लोग झाड़ू लगवाते थे, पोछा लगवाते थे, लकड़ी कटवाते थे एंड वही बचकानी काम करवाते थे, जैसा हमें कराटे किड के शुरू में देखने मिलता है। वो जैकेट उतारता है एंड फिर पहनता है, उतारता है एंड फिर पहनता है। तो या स्टार्टिंग में बहुत बेसिक बेसिक चीजें कराई जा रही थी। बट एक दिन जब सुबूति ने उसको फाइनली अपनी क्लास में बुलाया और बिठाया एंड धीरे धीरे चीजें बताने लगा, तो वूकोंग सिर्फ एक ही सवाल के साथ हर बार उभर के आता। वो उनसे पूछता कि क्या ये विद्या, ये क्लास, ये आर्ट मुझे इमोर्टल बना सकती है, मौत को टाल सकती है, मेरी एजिंग को रोक सकती है। और सुबुति हर बार बस एक ही चीज़ कहते, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही सुबुति मना करते, वुकोंग वो आर्ट सीखने से ही मना कर देता। एंड ऐसा चलते चलते इन द एंड ऑफ द क्लास, सुबुति क्लास से बाहर जाते जाते वुकोंग के सर पे 3 बार डंडा मार कर जाते हैं। एंड यहाँ पे ये 3 डंडे बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे, ये ज़रूर याद रखना। बाकी स्टूडेंट को जहाँ पे ये लगा कि वुकोंग ने सुबुति को नाराज़ कर दिया है, इसलिए उन्होंने उसके सर पे 3 डंडे मारे हैं, वही वुकोंग को पता था कि ये सुबुति ने कोई नॉर्मल आम 3 डंडे मार के उसका मजाक उड़ाने के लिए या फिर उसको सजा देने के लिए ऐसा नहीं करा है, बल्कि वो एक कोड लैंग्वेज था। उसी कोड के रेस्पॉन्स में वुकोंग रात के टाइम पे पहुंच जाता है सुबुति के गेट पर, वो भी फ्रंट नहीं, बैक गेट पर। वो बैक गेट से सुबुति के टेम्पल या फिर उनका जो भी रहने का एरिया था, वहाँ पे एंट्री लेता है। वहाँ पे उसे सुबुति मिलते हैं। एंड यहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर नोट करना कि उसे वहाँ पे सुबुति मिलते हैं, इसका मतलब वुकोंग वो कोड लैंग्वेज बिल्कुल सही समझा था। मे बी वो मॉड कोड था या फिर पता नहीं कोई सा भी कोड था, जो भी हो, तुम्हें मुझे नहीं समझ आने वाली। सो आगे बढ़ते हैं। या वुकोंग जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उन्हें सुबुति मिलते हैं एंड सुबुति उन्हें सिखाते हैं एक बहुत ही फेमस चीज़, द टाओइस्ट वे ऑफ इमोर्टैलिटी। सॉरी मैं कवर करना भूल गया, बट जहाँ पे वुकोंग इस समय ये विद्या सीख रहा था, उस जगह का नाम था द टाओइस्ट सेटलमेंट या द टाओइस्ट विलेज कह लो। एंड ये विलेज स्वर्ग के देवता और नरक के दानवों से भी छुपा हुआ था, यानी कि ये ज्ञानगंज काइंड ऑफ थिंग था, जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा कि ज्ञानगंज क्या था। सो सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें ज्ञानगंज के बारे में जानना है, और अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन खोला जाके बता दो कि व्हाट इज ज्ञानगंज। सो सुबूति ने वुकोंग को ये बताया कि टाओइस्ट फिलॉसफी में कल्टीवेशन सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, इट इज द आर्ट ऑफ स्टीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। वुकोंग ने अपने बॉडी की नेचुरल एनर्जी को की, यानी कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन की, बट जो नेचुरल एनर्जी होती है उसको की कहते हैं। अगर मुझे की आती है तो मैं तुम्हारा हर मूव प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एंड मैं बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। की का कॉन्सेप्ट बहुत सारे एनिमेज में भी यूज़ हुआ है।
लेट्स से ड्रैगन बॉल जी में गोकू की का इस्तेमाल करता है काफ़ी हद तक जब वो मार्शल आर्ट्स कर रहा होता है। सो या वुकोंग ने अपनी नेचुरल एनर्जी की को नेचर की एनर्जी के साथ सिंक किया एंड 7 साल की कड़ी तपस्या के बाद वुकोंग ने फाइनली अपने बॉडी को एज होने से रोक दिया। वुकोंग की बॉडी इस पॉइंट के आगे कभी एज नहीं करेगी, उसकी बॉडी टाइम के थ्रू डिके नहीं होगी। एंड यही थी वुकोंग की सबसे पहली फीट जो कि उसने मौत पर हासिल करी थी। सो अब जब वुकोंग ने अपनी बॉडी को डीके होने से एक पॉइंट पे रोक दिया था, तब जो इमोर्टल गॉड्स थे, जो ड्रैगन्स थे, उनके जहन में आग लग गई। उनका इस चीज़ पे ये कहना था कि जब जब इंसान या फिर कोई भी ऐसा मॉर्टल बीइंग जो लाइफ साइकिल के साथ या नेचर के रूल्स के साथ छेड़छाड़ करता है, हर बार नेचर अपना बदला लेती है या फिर जिसने भी छेड़छाड़ करी है उसको तबाह कर देती है। इसी बात को लेकर सुबूतू ने वुकोंग को एक बहुत अच्छी वार्निंग दी कि वुकोंग, वो लोग तुम्हें मारने के लिए द 3 कैलामिटीज भेजेंगे। अब ये 3 विनाशकारी शक्तियां थी, पहला बिजली, दूसरा आग और तीसरी हवा। ये 3 मिलके वुकोंग को मारने आने वाले थे। इसी चीज से बचाव के लिए सुबूती ने वुकोंग को सिखाई द 72 ट्रांसफॉर्मेशंस। 72 ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद यूं कहूं कि वुकोंग की शक्ति का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वुकोंग किसी भी जानवर, इंसान, पत्थर या फिर नेचर में एग्जिस्ट करने वाली किसी भी चीज का रूप ले सकता था। एंड यही काफी नहीं था, सुबूती ने वुकोंग को एक और कला सिखाई। तुमने वुकोंग का वो उड़ने वाला बादल तो देखा ही होगा जो बहुत ज्यादा कूल लगता है। मुझे पर्सनली वो बहुत ज्यादा कूल लगता है। उस बादल का नाम था जिंडो ह्यून। ये बादल बहुत ज्यादा कूल लगता है अगर तुम किसी भी मूवी या फिर शो या फिर किसी भी एनिमेशन में देखोगे तो। ऑल्सो वुकोंग सिर्फ एक जंप या फिर यूं कहो कि एक फ्रंट फ्लिप या फिर एक बैक फ्लिप में करीब करीब 1,08,000 ली, यानी कि आज के करंट डेट के हिसाब से अगर मैं किलोमीटर्स में इसको कैलकुलेट करूं, सो इट विल बी अराउंड 54,000 किलोमीटर्स। इतनी दूरी तय कर सकता है, यानी कि धरती के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक एक छलांग में विद इन अ सेकेंड। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सुबूती ने देखा कि वुकोंग अपनी शक्तियों का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहा है, उनको शो ऑफ के लिए यूज करने लगा है। सुबूती ने वुकोंग को एक वार्निंग दी कि वो आज के बाद से कभी किसी को ये नहीं बताएगा कि उसका मास्टर कौन है। सुबूती ने उसको अपना नाम लेने से मना कर दिया एंड उसने बोला कि अगर किसी को बताया तूने कि तेरा मास्टर कौन है तो मैं तुझे नर्क से भी बदतर जगह में कैद कर दूंगा। वुकोंग अब बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल हो चुका था। वो गॉड्स को टक्कर दे सकता था, लेकिन गॉड्स को टक्कर देने के लिए उसको एक चीज चाहिए थी। वो है एक ऐसा वेपन जिससे वो भिड़ सके किसी भी गॉड से एंड वो वेपन टूटे ना, बीच लड़ाई में बिखर ना जाए। जब वुकोंग ढूंढने निकलता है ये जो भी उसको वेपन चाहिए था वो, तो वो खोज करने लगता है कि भाई कौन सा वेपन उसके लिए बेस्ट रहेगा। बट इस धरती पर मौजूद कोई भी ऐसा वेपन था ही नहीं जो उसकी पावर को सह सके। वो जिस भी वेपन को छूता, पकड़ता, यूज करता, वो इन एन इंस्टेंट टूट के बिखर जाती, धूल में मिल जाती थी। वुकोंग को पता लगता है ईस्टर्न सी के गहराइयों में बसे क्रिस्टल पैलेस के बारे में, जहाँ पे राज था द ड्रैगन किंग आओ गुआंग का। अगले ही क्षण वुकोंग वहां पे पहुंचा हुआ होता है। वो आओ गुआंग के पास जाके एक ही चीज कहता है कि मुझे कोई मेरे लेवल का हथियार दिखाओ। आओ गुआंग को ये कोई नौसिखिया लगा एंड उन्होंने अपनी सारी छोटी मोटी हथियार लाके इसके सामने रख दी। वुकोंग ने उन्हें सभी को एक हाथ से उठाया और साइड में फेंक दिया कि ना, ये कचरा नहीं चाहिए, कुछ लेजिट दिखाओ भाई साहब, आपके दुकान पे आओ, कुछ तो लेके जाओ। इस पॉइंट पे आओ गुआंग थोड़ा डर गया। उनको लगा नहीं भाई, इसके पास सही में पावर्स है। आओ गुआंग ने अपने इन्वेंटरी से सारी की सारी जितनी भी भारी भरकम और डिवाइन हथियार थे सब लाके वुकोंग के सामने रख दिए। बट गेस व्हाट, वुकोंग ने उनको भी एक एक करके तोड़ दिया। कैसे? वुकोंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसके अंदर पांगू की शक्ति थी। वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा अभी तो जाकर देख कर आओ, वरना आई गेस समझ नहीं आने वाला था एनीवेज। सो या वुकोंग ने उन्हें भी तोड़ दिया। अब इस पॉइंट पे आओ गुआंग बहुत डर चुका था कि वो क्या कर सकता है। तभी उसकी बीवी ने उसको एक सलाह दी कि उनके इन्वेंट्री में उनके जो भी हथियार का ये स्टैक था, इसमें एक चीज़ बहुत सालों से पड़ी हुई है जो कि एग्जैक्टली एक हथियार नहीं थी, बट इसको हथियार की तरह यूज़ किया जा सकता था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था रुई जिंगो बांग। और ये एक बहुत बड़ा आयरन का पिलर था जो कि उस क्रिस्टल पैलेस को कहीं ना कहीं संभाले हुए था। ये वही डंडा है जो वुकोंग अपने कान में से निकालता है एंड वो उसका साइज चेंज करके उसको जैसे चाहे यूज कर सकता है। आओगोंग ने जब उसको वो पिलर दिखाया तो वुकोंग का रिएक्शन था, ओ माय गॉड, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा होता तो अच्छा रहता। यहाँ पे मैजिक हुआ और वो जो बहुत बड़ा पिलर था वो श्रिंक होकर एक सुई की साइज का हो गया, जिसको वुकोंग ने उठाया और वापस अपने कान के पीछे रख लिया एंड वहां से निकल गया। एंड उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरे समुद्र का बैलेंस एक पॉइंट पे हिल चुका था।
एंड मजे की बात, उसकी इन सारे हरकतों की भनक स्वर्ग में बैठे उन देवताओं को लग चुकी थी एंड शायद अब वो वुकोंग के जान के पीछे पड़ने वाले थे। चलो एक क्विक ही देता हूँ तुम लोगों को इस पिलर के बारे में कि ये कैसे बना, इसका ओरिजिन क्या था, थोड़ा सा इसका लोअर जान लेते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी बताऊंगा, तेज तेज एकदम, ठीक है। तुम लोग समझ जाओ तो ठीक है, वरना पीछे करके देख लेना। तो इस चीज़ को लाओजी ने बनाया था, जो कि एक बहुत पुराने गॉड है ऑफ चाइनीज़ मैथोलॉजी, टाओइज्म में, ठीक है। चाइनीज़ मैथोलॉजी नहीं कहते, टाओइज्म में कह लेते हैं, ठीक है। इन्होंने 9 बार आयरन को रिफाइन करा, एक डिवाइन आयरन को रिफाइन करा और उससे बना ये पिलर। इन्होंने ये एक पुराने राजा, एक मैथोलॉजिकल राजा जिसका नाम था किंग यू के लिए बनाया था, जो कि द ग्रेट फ्लड के समय इस पिलर का इस्तेमाल करके नदी और समुद्रों का डेप्थ नाप रहे थे। सो या ये थी इसकी लोर। तो अब चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस जंप कर। ये वाला सेगमेंट तुम लोगों को बहुत बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वुकोंग अपना नाम एक मौत की किताब में से, यानी कि लेजेट एक ऐसी जगह पे से मिटा देता है जो इसको इमोर्टल बना देती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें होता ऐसा है कि वुकोंग अपनी तमाम शक्तियों के बाद भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहा था। वो अब भी उतना ही अय्याश, उतना ही नशेड़ी था। एक दिन जब वो पार्टी वार्टी मचा के सो रहा था, आराम से अपनी चैन की नींद ले रहा था, तब नरक से डीओ आया, यानी कि जो भी आत्माएं लेके जाता है, वो अपनी बेड़ियों में जकड़ के वुकोंग की आत्मा को लेकर गया वही हेल में। वहाँ पे आसमान लाल था और हर जगह पूरे एनवायरनमेंट पे आत्माओं के चीखने चिल्लाने की एक ट्रॉमेटाइजिंग सी आवाज थी। वुकोंग जागा। वुकोंग ने देखा, अरे ये आसमान लाल क्यों है, क्या मैं नर्क में आ चुका हूँ? सो हाँ, वुकोंग इस पॉइंट पे डरा हुआ नहीं था। जैसे वो पहले मौत से डर चुका था, इस पॉइंट पे उसके दिमाग में खुरापात चल रही थी। वुकोंग वाज लाइक, चलो अब मैं इनको बताता हूँ। उसने अपने कान में से वही रुई जिंगू बांग निकाला और उसने उसको अपने हाथ के, यानी कि लाठी के साइज का करके हमला कर दिया। वहाँ पे जितने भी हेल में काम करने वाले लोग थे, सबकी ऐस तैस कर दी, सबको अधमरा कर दिया यार। एंड अब इन सबको अधमरा करने के बाद वुकोंग जाता है उस कोर्ट में जहाँ 10 किंग्स ऑफ हेल बैठते होते हैं। उस कोर्ट में घुस के वुकोंग डायरेक्टली किंग यामा को चैलेंज करता है फॉर अ 1v1, या फिर अगर 10 एक साथ आना चाहते हो आ जाओ, बैठ जाओ, मेरे पास रुई जिंगू बांग है, इमोर्टैलिटी भी है। बट वहाँ पे बैठे सारे किंग्स की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास अभी जो मैसेकर देखा था, इतने सारे हेल के लोगों को पिटते हुए, उसके बाद उनके जहन में भी एक डर बैठ गया था कि नहीं भाई, इससे नहीं पिटना, आज इसके लिए नहीं उठ के आया मैं घर से। अब वुकोंग ने एक स्टेटमेंट कहा कि मैं इमोर्टल हूँ, मैंने इमोर्टैलिटी हासिल कर ली है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे उठा के लाने की, मुझे, मेरे आत्मा को हेल में लाने की? तो उसकी स्टेटमेंट को सुनते हुए किंग यामा ने एक लेजर मंगाया, एक बुक मंगाया, जिसमें सबके नाम के आगे उनकी मरने की तिथि, कैसे मरेंगे, किस कारण से मरेंगे, सब लिखा हुआ था। सो उन्होंने वो बुक मंगाई और उन्होंने, हाँ, ये स्क्रीन पे जो डिटेल्स आ रही है तुम्हारे सामने, ये लिखा हुआ था वुकोंग के बारे में। अब वुकोंग ने जब ये सुना तो उसने किंग यामा के हाथ से बुक ले ली एंड उसने सब पढ़ के उसने पेन से, या फिर कह लो जो भी उस समय यूज होता होगा, एक ब्रश से अपना नाम काट दी। और यही नहीं, उसने अपने नाम के साथ साथ तमाम बंदरों की, जो भी उसके ग्रुप के बंदर थे, उनका भी नाम काट दिया। एंड ऐसे ही वुकोंग ने हासिल करी इमोर्टैलिटी। इस पॉइंट में उसने अपने लिए, अपने बंदर साथियों के लिए पूरी तरह से नेचर के रूल्स को मोड़ के रख दिया था। मौत अब उन लोगों को छू भी नहीं सकती थी प्रैक्टिकली, क्योंकि उनके मरने की कोई डेट है ही नहीं। बट इस चीज़ ने एक ऐसे इवेंट को ट्रिगर कर दिया था जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए वुकोंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला था। क्योंकि इस पॉइंट पे नर्क छोड़ो, स्वर्ग के सारे देवता वुकोंग पे चिढ़े हुए थे, वुकोंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि एक आम बंदर भला मौत के बुक में से अपना नाम कैसे मिटा सकता है। सो हाँ, ये फाइनल सेगमेंट होने वाला है और इसमें मैं तुम्हें कुछ अच्छा बताने वाला हूँ वुकोंग से रिलेटेड ही, क्योंकि उसने इमोर्टैलिटी के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं की थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ था जो कि माइंड ब्लोइंग है। सो हाँ, बेसिकली वुकोंग की एक खासियत थी, जब भी मौत की बात आती थी तो वो बहुत पैरानॉइड हो जाता था, उसके अंदर एक ट्रॉमा बस चुका था। एंड इसी ट्रॉमा को फेस करने के लिए उसने मौत से बचने के 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 5-5 तरीके निपटा दिए। मतलब एक के बाद एक लेयर, उसको मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो गया था। चाहे वो हेवन के गॉड्स ही क्यों ना हो, उसको किसी भी तरीके से नहीं मार सकते थे। सबसे पहले आता है टाओइज्म, जो कि उसको सुबोती ने सिखाई थी। उसकी वजह से उसकी बॉडी एज करना बंद कर चुकी थी। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे देखने मिलती है वो चीज़ जहाँ पे वुकोंग नर्क में घुसकर मौत की किताब से, यानी द लेजर ऑफ डेथ से ही अपना नाम पूरी तरह से मिटा देता है और साथ ही अपने बंदर साथियों का भी। सो हाँ, ये बहुत अबसर्ड हो चुका था। अब तीसरा किस्सा है द पीचेस ऑफ इमोर्टैलिटी के बारे में, जो कि द गार्डन ऑफ क्वीन मदर में ही उगते हैं, यानी कि क्वीन मदर के बगीचे में। पीचेस को हिंदी में आड़ू कहते हैं, एक प्रकार का फ्रूट होता है। अगर नहीं खाया है तो गूगल कर लो, पता लग जाएगा क्या होता है।
तो हाँ, ये जो आड़ू होते हैं ये बहुत स्पेशल होते थे वहाँ पे। ये कई हज़ारों सालों में सिर्फ़ एक बार पकते थे। आई गेस 9000 सालों में ये एक बार पकते थे। और ये सारे के सारे पीचेस वूकोंग इकट्ठे करके एक बारी में, एक सिटिंग में खा के खत्म कर गया। एंड यूँ कहते हैं कि एक पीच खाने पे जो भी उसको खाएगा, उसकी लाइफ किसी भी सूरज या किसी भी चाँद जितनी लंबी हो जाएगी। मतलब सोचो एक सूरज है, उसकी मिलियंस ऑफ ईयर्स की लाइफ एज होती है ना? तो उतनी लंबी हो जाएगी। अब वुकोंग ने तो इतने सारे पीचेस खा दिए थे, पूरा बगीचा साफ कर दिया था, तो उसकी लाइफ कितनी लंबी होगी? यही नहीं, इसका पागलपन और बढ़ गया। वुकोंग चलते-चलते तीसरे को पार करके चौथे स्टेज में पहुँच गया, जहाँ पे वो चौथे जेड एम्परर जो कि स्वर्ग में राज करते हैं, उसके घर में घुस के एक वाइन पी ली थी जो कि बेसिकली इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड करती है या फिर एज को मतलब बढ़ने नहीं देती। और यही नहीं, वो यहाँ पे नहीं रुका, उसने उस जेड एम्परर का एक पूरा बैंकेट पार्टी बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। एंड फिफ्थ, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट तो नहीं है बट स्टिल, तुम लोगों को मैंने बताया लाओजी के बारे में। लाओजी वही जिन्होंने रुई जिंगुवांग बनाया था, इतना पावरफुल वेपन। सो हाँ, ये उनके एक पुराने लैब में घुस गया एंड पिल्स ऑफ लॉन्गेटिविटी, मतलब होंगी यार गोल्डन पिल्स टाइप कुछ, वो खा गया जो कि एज मतलब उम्र बढ़ा देती है। एज इन जितना आदमी बचता है उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देता है। तो अब सोचो, पीचेस, उसके बाद टाओइज्म, उसके बाद आता है हमारा लेजर ऑफ लाइफ, उसके बाद आता है वाइन, और फाइनली अगर हम काउंट करें तो आगे पिल्स। सो या इन पांचों चीज़ों के बाद वुकोंग पूरी तरह से इमोर्टल था। उसको मारना नामुमकिन था। इस ब्रह्मांड ने आज से पहले ऐसा चिलबुला, ऐसा पागल सा जीव बिल्कुल भी नहीं देखा था। यह ब्रह्मांड बहुत स्ट्रेट ऑर्डर पे चल रहा था, जहाँ पे स्वर्ग के देवता बैठ के डिक्टेटरशिप चला रहे थे, और जो भी उनकी नहीं मानता उसको एक ही सज़ा मिलती, उसको इस दुनिया से बैनिश कर दिया जाता, उसका अस्तित्व मिटा दिया जाता था। पर अब एक ऐसा चिलबुला सा बंदर आ गया था जो किसी भी गॉड को इजीली चैलेंज कर सकता था। उसके पास रुई जिंगोबांग था, उसके पास 5 लेयर्स ऑफ इमोर्टैलिटी थे, एंड उसके पास सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ यानी कि उसका क्रेजीनेस था। उसको और क्या चाहिए? एंड या क्रेजीनेस उसको ड्राइव करती है आगे बढ़ने के लिए एंड किसी भी एंटिटी से भिड़ जाने के लिए, चाहे वो उससे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। सो या आगे आने वाले पार्ट्स में वुकोंग और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। हेवनली वॉर्स डिस्क्राइब की जाएंगी, वेस्ट जर्नी टू द वेस्ट डिस्क्राइब किया जाएगा, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर तुम्हें भी इंटरेस्ट आ रहा है इस सीरीज में, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ प्रिंस, तुम लोगों से मिलूंगा या तो वुकोंग के अगले एपिसोड में, और अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो आई सपोज मैं कुछ और बनाऊंगा तो उस वीडियो में। तो मैं हूँ प्रिंस, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले, मैं ये चीज़ 2 बार क्यों कह रहा हूँ, एनीवेज मैं तीसरी बार भी कहूँगा। सो या मैं हूँ प्रिंस, मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस।